हेलो दोस्तों, तो कैसे आ रहे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन, जो कि पेपर में हर साल पूछा जाता है। देख सकते हो, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक कह सकते हो, या आप कह सकते हो जो यंग का द्विझिरी प्रयोग होता है उसके आधार पे फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है और ऐसा कोई साल नहीं होगा, आप लोग पिछले वर्ष के पेपर उठा के देख लेना, ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसमें ये डेरिवेशन आप करना पूछा गया हो, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। ठीक है, तो आज बहुत ही ज्यादा मस्त तरीके से इसे समझेंगे। तो यार भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, एकदम मस्त तरीके से आप लोग इस डेरिवेशन को समझने वाले हो। ठीक है, और आपसे कह रहे हैं महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है, तो आपको इसे तैयार भी करना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और इससे पहले जान लो, अगर आपने अभी तक इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, इस तरंग प्रकाश की चैप्टर 10 तरंग प्रकाश के इससे पहले हमने और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रखे हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है 12th फिजिक्स 1 शॉट की, वहां से जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल इस टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग। कौन सा? फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। तो देखो अभी जो लिखा है यहाँ पे, इसको ध्यान नहीं देना, डेरिवेशन आपको समझना है। ठीक है, तो सिंपल देखो, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक या फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक कह सकते हो, या आप कह सकते हो यंग के द्विझिरी प्रयोग द्वारा फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, देखो यंग जो थे, यंग एक वैज्ञानिक थे लंदन के। ठीक है, लंदन के एक वैज्ञानिक थे थॉमस यंग। ठीक है, जिन्होंने अपने मतलब व्यतिकरण से संबंधित, ठीक है, जो व्यतिकरण की घटना होती है, व्यतिकरण की घटना से संबंधित आपका क्या दिया? द्विझिरी प्रयोग दिया। ठीक है, द्विझिरी प्रयोग मतलब दो रेखा छिद्र होते हैं और उसके आधार पे उन्होंने एक प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग किया वो अभी आपको चित्र में बताएंगे, भी चित्र में पूरा समझाएंगे। ठीक है, तो एक चीज जान लो, ये जो आपका यहाँ पे व्यंजक होने वाला, डेरिवेशन होने वाला है, इसको दिया किसने है? व्यतिकरण के आधार पे यंग नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, थॉमस यंग नाम है उनका पूरा, और लंदन के वैज्ञानिक है। उन्होंने इस सिद्धांत को दिया जिसमें उन्होंने बताया कि व्यतिकरण में क्या होता है। व्यतिकरण में जब द्विझिरी प्रयोग उन्होंने किया तो उन्होंने कई सारी फ्रिंजें प्राप्त की, जिन्हें दीप्त फ्रिंज भी कहा गया, अदीप्त फ्रिंज भी कहा गया। तो वही सब आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो सिंपल करते हैं, फिर आप धीरे धीरे समझते रहोगे। ठीक है, तो सिंपल यंग के आधार पे आपका देखो, उन्होंने जब अपना द्विझिरी प्रयोग किया उसमें उन्होंने 3 पर्दे लिए थे। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? 3 पर्दे लिए थे। ठीक है, पहला पर्दा उन्होंने इस टाइप से लिया, इस टाइप से। ठीक है, आपको ये रेखा एकदम सीधी बनानी है स्केल से, इसे एल पर्दा मान सकते हो। इसके बाद उन्होंने ठीक बगल में एक और लिया पर्दा। ठीक है, इस टाइप से आपका, फिर इसके जस्ट बगल में उन्होंने एक और पर्दा दिया। इस टाइप से उन्होंने 3 पर्दे लिए अपने प्रयोग के लिए, द्विझिरी प्रयोग के लिए उन्होंने 3 पर्दे लिए। एक को एल नाम दिया, एक को एम नाम दिया, तीसरे को एन नाम दे दिया। ठीक है, अब उन्होंने माना कि जो एल पर्दा है इसमें एक छिद्र है, देख सकते हो एक छिद्र हमने बना रखा है, इसको आप लोग इस टाइप से दर्शा सकते हो। ये एक छिद्र है, इसको उन्होंने नाम दिया एस। ठीक है, एक रेखा छिद्र है जिसे उन्होंने नाम दिया एस। ठीक है, इसके बाद जो बगल वाला पर्दा एम था उसमें उन्होंने क्या किया? द्विझिरी प्रयोग करना था, इसलिए उन्होंने क्या किया? 2 रेखा छिद्र लिए और इस एस से समान दूरी पे, मतलब जितनी दूरी यहाँ पे होनी चाहिए एक रेखा छिद्र की, उतनी ही दूसरे रेखा छिद्र की भी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एक छिद्र ले रहे हो इस टाइप से, ठीक है, तो आपको इतनी ही दूरी पे यहाँ भी एक छिद्र लेना होगा इस टाइप से। ठीक है, दूरी दोनों की सेम होगी इस टाइप से। यहाँ भी एक छिद्र उन्होंने लिया, इसे नाम दिया S1, इसे नाम दिया S2। ठीक है, इस टाइप से 3 पर्दे लिए थे, एक में उन्होंने एक छिद्र लिया, दूसरे में 2 छिद्र लिए। तीसरे पर्दे का क्या काम था? इसी पर्दे पे फ्रिंज प्राप्त होती है, दीप्त फ्रिंजे और अदीप्त फ्रिंजे। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने किया क्या? अब इसके बाद उन्होंने मान लिया कि एक प्रकाश स्रोत है। ठीक है, एक प्रकाश स्रोत है जिससे क्या निकलती हैं? तरंगे। जिनसे क्या निकलती हैं? तरंगे निकलती हैं, जो तरंगे इस छिद्र से होती हुई आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, इस छिद्र से होती हुई आगे की ओर बढ़ती हैं, और जब ये छिद्र से होती हुई आगे की ओर बढ़ती हैं तो आगे हमें मिलते हैं 2 छिद्र और, जो कि है S1 और S2। अब जब इन दोनों छिद्रों में पड़ेंगी तो हाइगेंस के अनुसार इनसे क्या निकलेंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है, इनसे क्या निकलेंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और उधर बनाते हैं, ठीक है, जिससे चित्र अच्छा बनेगा। आपको हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पता होना चाहिए, तभी आप इसे समझ पाओगे। ठीक है,
इसके पहले हमने आपको हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताया भी था। जिसने नहीं पढ़ा वो लोग एक बार समझ लो। देखो, जब भी तरंग स्रोत, हाइगेंस ने कहा था जब भी किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलती है तो माध्यम के जो यहाँ पर के उपस्थित कण होते हैं वो क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेशन दिखाने लगते हैं। अब अगर हम इन कणों पे एक क्या करें, एक लंबवत पृष्ठ खींच दें तो इस पृष्ठ को क्या नाम दिया जाता है, तरंगाग्र। अब ये जो तरंगाग्र पे स्थित जितने कण थे, ये वाला कण, ये कण, जितने भी कण है, ये एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं जिनसे नई तरंगे आगे की ओर निकलती हैं और इन तरंगों को हम लोग क्या नाम देते हैं, द्वितीयक तरंगे। ठीक है, यही था हाइगेंस का सिद्धांत। सिंपल, तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और अगर हम इसमें एक लंबवत एक पृष्ठ खींचते हैं तो ये पृष्ठ क्या करता है, तरंगाग्र कहलाता है। और तरंगाग्र पे स्थित जितने भी कण होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं जिनसे नई तरंगे निकलती हैं जिन्हें द्वितीयक तरंग का नाम देते हैं। तो वैसे जब यहाँ से प्रकाश स्रोत है, ये आपका, ये क्या है, प्रकाश स्रोत, इस टाइप से लिख देना, प्रकाश स्रोत। जब प्रकाश स्रोत से तरंगे आई इस एस छिद्र से गई, ठीक है, आगे आपका ये दो छिद्र मिले S1 और S2। आप जब इन दोनों छिद्रों पे टकराएंगे तो क्या होगा, ये नए प्रकाश स्रोत का कार्य करेंगे। जैसे यहां से आपकी किरण आई, ठीक है, जब ये आगे इन कणों पे टकराई तो ये जो कण होंगे या ये कण जो है ये क्या करेंगे, नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। वैसे ही ये जो दो छिद्र है ये नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे जिनसे क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगे। ठीक है, तो इस टाइप से मान लेते हैं कि इस S1 छिद्र से आपकी द्वितीयक तरंग इस टाइप से निकलती है और यहाँ पे P पॉइंट पे जाके मिलती है। ठीक है, इसी टाइप से S2 छिद्र से यहाँ पर से द्वितीयक तरंग निकलती है और इस P पॉइंट पे जाके मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लाइन सीधी बनानी है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे P पे जाके मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस टाइप से ये आपकी P पे जाके मिलती है। ठीक है, ये आपकी क्या निकली है, द्वितीयक तरंगे। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो P पॉइंट पे जाके मिली है यहीं पे हमें फ्रिंजें प्राप्त होंगी। ये जो P पॉइंट पे जाके मिली है द्वितीयक तरंगे, इसी पॉइंट P पे हमें क्या प्राप्त होंगी, फ्रिंजें प्राप्त होंगी, दीप्त फ्रिंजें और अदीप्त फ्रिंजें। ठीक है, अब इसके बाद मान लो हम यहाँ पर से इस S पॉइंट से मान लो हम लोग डैश डैश करके एक रेखा इस टाइप से खींच दे। ठीक है, सीधी रेखा आपको खींचनी है। ठीक है, आप लोग जब चित्र बनाना स्केल से बनाना तो अच्छा बनेगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग यहाँ पे डैश डैश करके एक रेखा खींच देते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया O पॉइंट और यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे दिया कौन सा, इस पॉइंट को नाम दे दिया C पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया C पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे दिया O पॉइंट। जो ये O पॉइंट है इसमें हमें मिलती है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। इसमें क्या मिलती है, केंद्रीय फ्रिंज। ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज कह सकते हो, केंद्रीय फ्रिंज मिलती है। यंग ने ये सब किया था। ठीक है, उन्हें यहाँ पे ये जो पॉइंट O था यहाँ पे उन्हें क्या मिला था, केंद्रीय फ्रिंज मिला था। ठीक है, सिंपल। अभी तक क्या हुआ है, प्रकाश स्रोत से तरंग निकली, इस छिद्र से होते हुए आगे गई, फिर क्या हुआ, दो रेखा छिद्र S1 S2 मिले जो कि नए तरंग स्रोत का कार्य किए, इनसे तरंगे निकल के इस बिंदु P पे गई और ये कौन सी तरंगे निकले, द्वितीयक तरंगे। ठीक है, इसके बाद हमने डैश डैश करके यहाँ पे मिलाया O पॉइंट पे, यहीं पे हमें केंद्रीय फ्रिंज मिलेगी और इस P पॉइंट पे हमें क्या मिलेगी, P पॉइंट में मिलेगी केंद्रीय P पॉइंट में मिलेगी दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, ये चीज है। अब इसके बाद हम लोग मान लेते हैं क्या, ये जो S1 और S2 हैं आपके, S1 और S2 इनके बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल d। ठीक है, इनके बीच की दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, स्मॉल d मान लेते हैं। इस टाइप से मेन आपको क्या समझना है, इसका चित्र ही समझना है। ठीक है, S1 S2 के बीच की दूरी हमने मान ली स्मॉल d, जो कि क्या है, इन रेखा छिद्रों के बीच की दूरी है। ठीक है, इसके बाद ये जो M पर्दा है और N पर्दा है इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कैपिटल D। इसके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल D मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो पॉइंट P है जहां पे हमें आपका दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज मिलेगी और ये जो पॉइंट O है जिसमें हमें केंद्रीय फ्रिंज मिलेगी, इसके बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं x है। ठीक है, इसके बीच की दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इस टाइप से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इतना हो गया, ये आपका छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल d, दोनों पर्दों के बीच की दूरी कैपिटल D, x क्या है, x है आपका O और P के बीच की दूरी, मतलब O पे क्या मिलेगा, केंद्रीय फ्रिंज मिलेगा, P पे दीप्त और अदीप्त फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद मान लो हम इस पॉइंट C को इस पॉइंट P से मिलाते हैं, इस टाइप से डैश डैश करके इस पॉइंट P से हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद एक चीज समझना। अब अगर बात करें यहाँ पे S1 से लेके P तक और S2 से लेके P तक, ठीक है, बताओ कौन बड़ा, S1P बड़ा कि S2P बड़ा, बताओ आप लोग, S1P बड़ा है कि S2P बड़ा है। ठीक है, कौन बड़ा है इसमें, अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे भैया S2P बड़ा है।
कौन बड़ा है? H2P। H2P ग्रेटर देन है, S1P लेस देन में है, ठीक है। मतलब S2P की दूरी जो है, देखो ये दूरी और ये दूरी में काफी अंतर है, ये दूरी बड़ी है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों दूरियों को मतलब बराबर करना चाहें, देखो S1P छोटा है, S2P बड़ा, अगर हम इन दोनों दूरियों को बराबर करना चाहें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टाइप से यहाँ पर से इस पॉइंट से हम एक लंब डाल देंगे, ठीक है। इस टाइप से हम एक लंब डाल देंगे यहाँ पे 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे जो कि होगा 90 डिग्री पे, ठीक है। इस टाइप से ये 90 पे होगा और इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, ए। अब अगर यहाँ से बात करें तो ये जो ए से लेके पी तक की दूरी, ए से लेके पी तक की दूरी और यहाँ से S1 से लेके पी तक की दूरी, ये दूरी सेम हो जाएगी, ठीक है। ये जो S1 से लेके P तक की दूरी और A से लेके P तक की दूरी सेम हो जाएगी। और ये जो बचा हुआ H2 है, जो एक्स्ट्रा बच रहा है, ये जो H2 है एक्स्ट्रा बच रहा है, ये क्या हो जाएगा, पथांतर हो जाएगा। ये जो H2 है आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, देखो S1P और ये A से लेके P तक, ये दोनों दूरी तो बराबर है, लेकिन ये H2 है एक्स्ट्रा लग रहा है, तो ये क्या है, इन दोनों के पथ का अंतर है, मतलब कि पथांतर है, ठीक है। इन दोनों के पथ का अंतर है, मतलब कि पथांतर है, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है। अब इसके बाद आप लोग आगे समझो, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, अब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो C है, O है और P, इसमें इस त्रिभुज के बीच का कोण यहाँ वाला मान लेते हैं हम लोग थीटा कोण, ठीक है। इस कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं और यहाँ पे ये जो S1 के साथ कोण बन रहा है, इस कोण को भी हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। आपको इन दोनों कोणों को थीटा मानना होगा। ये जो C कोण है, इस कोण को थीटा मान लो और इस S1 कोण को थीटा मान लो। अब इसके बाद आपका चित्र कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है, सिंपल अपना डेरिवेशन करना है, ठीक है। अब आपके पास कुछ नहीं, एकदम आसानी से हम लोग डेरिवेशन कर लेंगे। अब बात आती है, एक चीज समझो यहाँ पे, ये जो आपने चित्र बनाया है, इस चित्र में जो जो किया वो चीज आपको यहाँ पे रचना में लिख देना है, ठीक है। पढ़ो यहाँ से हमने क्या लिखा, हमने लिखा माना 3 पर्दे L, M व N है, ठीक है। हमारे पास 3 पर्दे हैं, L पर्दा, M पर्दा, N पर्दा, ठीक है। अब इसके बाद लिखा पर्दे L पर एक रेखा छिद्र S है, पर्दे L पर एक रेखा छिद्र S है। इसके बाद कहा गया S1 व S2 पर्दे M पर अति निकट छिद्र है, ठीक है। S1 व S2 पर्दे M पर इससे अति निकट छिद्र है, मतलब बहुत ही, इस वाले से बहुत ही निकट है ये छिद्र, ठीक है। इसके बाद कहा गया S से चलने वाली तरंगे समान कला में है, ठीक है। सिंपल कहा गया था S से चलने वाली तरंगे समान कला में, मतलब कि ये जो S से तरंगे जा रही हैं, इनकी कला क्या है, समान है। आप कला समान होगी तो इनका कलांतर क्या होगा, नियत होगा। तो वही चीज कहा गया आपका कि देखो S से चलने वाली तरंगे समान कला में है, जो S1 व S2 पर पहुंचते हैं, ठीक है, जो S1 व S2 पे पहुंचते हैं। इसके बाद कहा गया अतः इनके बीच कलांतर नियत होगा, मतलब जब कला समान होगी तो कलांतर कैसा होगा, नियत होगा, ठीक है। मतलब जब कला समान होगी तो कलांतर कैसा होगा, नियत होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि S से चलने वाली तरंगे समान कला में, जो S1 व S2 पर पहुंचते हैं, अतः इनके बीच कलांतर नियत होगा। अब कहा गया हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार S1 व S2 नए स्रोत का कार्य करेंगे, नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, जिनसे निकलने वाली तरंगे द्वितीयक तरंगाएं होंगी और वह पर्दे N पर व्यतिकरण फ्रिंज बनाएंगी, ठीक है। जिनसे देखो अब ये जो S1 S2 स्रोत है, ये नए स्रोत का कार्य करने लगेंगे, किस सिद्धांत के आधार पे, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पे। और इनसे निकलने वाली तरंगे कौन सी तरंगे होंगी, द्वितीयक तरंगे होंगी, जो कि इस पर्दे N पर क्या प्राप्त करेंगी, व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त करेंगी। यही आपका यंग का प्रयोग भी है। द्विझिर्री प्रयोग का मतलब है दो इसमें छिद्र होते हैं, इसलिए इसे द्विछिद्र प्रयोग या द्विझिर्री प्रयोग भी बोला जाता है, ठीक है। तो यही आपका व्यतिकरण का है सिद्धांत। अगर कभी पेपर में व्यतिकरण के सिद्धांत के नाम से पूछ ले तो सिंपल पहले इतना लिख देना, थोड़ा सा बना के 1-2 लाइन, कि आपका लंदन के वैज्ञानिक जो थॉमस यंग थे, उन्होंने व्यतिकरण के लिए द्विझिर्री प्रयोग दिया, उसके अनुसार आगे से यही पूरा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक ही आपको करना है, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे कुछ अलग तो लिखा नहीं, जो चीज चित्र में बनाया वही चीज लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग दूरियां लिख दो, कौन सी दूरी आपने क्या मानी है, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं पर्दे के बीच की दूरी, ठीक है, पर्दे के बीच की दूरी, ठीक है, या पर्दे की दूरी। पर्दे की दूरी हमने क्या मानी है, कैपिटल डी, तो पर्दे की दूरी लिख दो कैपिटल डी, ठीक है। S1 व S2 के बीच की दूरी, S1 व S2 के बीच की दूरी क्या मानी, स्मॉल डी। S1 व S2 के बीच की दूरी हमने कितनी मानी, स्मॉल डी, तो स्मॉल डी लिख देते, ठीक है। S1 व S2 के बीच की दूरी क्या मानी, स्मॉल डी। अब यहाँ से हमने PO के बीच की दूरी कितनी मानी, x मानी है, तो ये भी लिख दो, ठीक है, इतना। सबसे पहले इतना काम हो गया, जो जो दूरियां थी हमने लिख दिया। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं S1P व S2P के बीच पथांतर, ठीक है।
S1P व H2P के बीच पथांतर, ठीक है। पथांतर मतलब पथ का अंतर, रास्ते का अंतर, ठीक है। S1P व H2P के बीच पथांतर क्या हो गया, पथ का अंतर होगा, रास्ते का अंतर होगा, ठीक है। वो क्या निकल के आएगा, देखो S1P और H2P के बीच में अगर निकालना है तो हम H2P से S1P को घटा देंगे तो हमें पथांतर मिल जाएगा H2A, ठीक है। तो यहाँ से हम H2P माइनस S1P कर देंगे, क्योंकि H2P बड़ा है इसलिए S1P से मतलब H2P से घटा रहे हैं, ठीक है। H2P से अगर S1P घटा दोगे तो इतनी दूरी बच जाएगी, कितनी, S2A, ठीक है। इस टाइप से कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद त्रिभुज आप लोग थोड़ा, त्रिभुज हम लोग लेते कौन सा, इसके बाद त्रिभुज लेते ये वाला S1 H2A और त्रिभुज POC या PCO। देखो यहां से लिखते हैं त्रिभुज S1 H2A तथा त्रिभुज PCO, ठीक है। POC लिखो या PCO लिख दो, ठीक है, PCO। अगर देखो बात करें त्रिभुज S1 H2A, देखो इस टाइप से बना हुआ है S1 H2A, इस टाइप से, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, ये आपका A है, ठीक है। अगर इसमें देखोगे ये वाला कोण आपको 90 दिख रहा है, ये ऊपर वाला कोण आपको थीटा दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा त्रिभुज कौन सा ले रहा है, PCO, PCO बना लो इस टाइप से, ठीक है। ये पॉइंट है कौन सा, C पॉइंट, ये पॉइंट है कौन सा, P पॉइंट, ये पॉइंट है O पॉइंट। अगर देखोगे POC या PCO कुछ बोलो, ये वाला कोण कितना है, 90 है, ये कोण कितना है, 90 है, ये यहाँ वाला कोण कितना है, 90 है, और ये वाला यहाँ का कोण सी देखोगे थीटा हमने लिखा है, ये कोण थीटा। तो अगर बात करें इसमें भी एक कोण थीटा, इसमें भी एक कोण थीटा, इसमें भी एक कोण 90, इसमें भी एक कोण 90, तो जब दो त्रिभुज, मान लो दो त्रिभुज की बात हो और उनमें कोई दो चीजें मिल रही हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज। जैसे यहाँ पे एक कोण थीटा, इस वाले त्रिभुज का भी एक कोण थीटा, इस पे एक कोण 90, इसमें भी एक कोण 90, मतलब दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। तो यहाँ से आपको लिख देना त्रिभुज S1 H2A तथा त्रिभुज PCO दोनों समरूप है, दोनों समरूप है, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप त्रिभुज। आप जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो हम यहां से क्या करेंगे, देखो पहले वाले त्रिभुज S1 H2 और A में, इसमें दो भुजाएं ली जाएंगी H2A, ठीक है, H2A बटे में कौन सी वाली, ये वाली S1 और H2, ठीक है। H2A बटा S1 H2 बराबर, दूसरे त्रिभुज में भी आपको देखो किसके सामने की भुजा ली है, थीटा के सामने की भुजा H2A ली है और 90 के सामने की भुजा ली है, ठीक है। देखो थीटा के सामने की भुजा H2A और 90 के सामने की भुजा S1 H2, ठीक है। वैसे ही दूसरे त्रिभुज में भी थीटा के सामने की भुजा PO लेनी है आपको, ठीक है। थीटा के सामने की भुजा PO लेनी है और आपको 90 के सामने की भुजा PC लेनी है, ठीक है। इस टाइप से मतलब एक भुजा थीटा के सामने के लिए, एक 90 के सामने के। देखो इस वाले त्रिभुज की S1 H2A में थीटा के सामने की एक भुजा ली तो H2A बटे में 90 के सामने की एक S1 H2, ठीक है, बराबर इसमें भी थीटा के सामने की एक भुजा PO बटे में 90 के सामने की PC, PO बटा PC, ठीक है। अब इसके बाद देखो इतना, इसको इरेज कर दे, ठीक है, ये केवल समझाने के लिए था, ठीक है। अब इसके बाद देखो सिंपल इतना आ गया। अब अगर हम बात करें, देखो ये जो आपकी कौन सी है, ये यहाँ से, ये देखो C से लेके P तक, या PC लिखो या CP लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ से हम मान लो इसको CP कर देते, PC की जगह CP कर देते, ठीक है। ये CP लिखो या PC लिखो, बात तो एक ही है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि मानो ये जो C से लेके P तक की दूरी है, अगर ये C से लेके O तक की दूरी के बराबर हो, मतलब जब कोण बहुत छोटा हो तब आपका C से P तक की दूरी जो हो जाएगी C से O तक की दूरी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख देंगे CP लगभग बराबर किसके हो जाए, CO के, ठीक है। ये जो C से लेके P तक की दूरी है ये बराबर अगर CO के हो जाए, मतलब ये कोण अगर छोटा हो तो इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये CP की दूरी को हमने किसके बराबर मान लिया, CO की दूरी के। तो यहाँ से हो जाएगा H2A बटे में S1 H2 बराबर PO बटे में CP की जगह CO, ठीक है। इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं, CP की जगह CO। अब इसके बाद आगे से यहाँ पे देखना, ठीक है, क्या होगा अब इसके आगे, H2A बटा S1 H2 बराबर PO बटा CO। तो यहाँ से देखो H2A की क्या दूरी हमें पता है, नहीं पता, H2A पथांतर है तो H2A लिख दो बराबर, ठीक है, बटे में S1 H2 की दूरी हमें पता है कितनी है, S1 व H2 के बीच की दूरी D, तो यहाँ से D लिख देंगे बराबर में PO की दूरी x है तो PO की दूरी x लिख दो बटे में CO की दूरी भी पता है क्या, देखो भैया ये पर्दे के बीच की दूरी D या C से O तक की दूरी D, सेम ही तो है, पर्दे के बीच की दूरी या C से O तक की, C से O की, ठीक है, C से O की बोलो या पर्दे की दूरी बोलो D, तो यहाँ से D आ गया, ठीक है।
सबकी दूरी रख दी, S1 S2 की, PO की, CO की। तो यहाँ से अगर H2A की वैल्यू निकाले H2A की, तो ये D उधर चला जाएगा, तो X इंटू D बटा में D, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया। H2A बराबर XD अपॉन में कैपिटल D, ठीक है, XD अपॉन कैपिटल D, जहाँ H2A क्या है, पथांतर है। तो पथांतर हमारे पास कितना आया, XD अपॉन कैपिटल D, जहाँ X क्या है, X क्या है, इस आपका केंद्रीय फ्रिंज से इस दीप्त या अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी है। यहाँ पे आपको दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज मिलेगी पॉइंट P पे, और यहाँ पे O पे केंद्रीय फ्रिंज। तो केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त या अदीप्त फ्रिंज की दूरी है, ठीक है। स्मॉल d क्या है, इन दोनों छिद्रों के बीच की दूरी है, ठीक है। कैपिटल D क्या है, पर्दे के बीच की दूरी है, ठीक है, इस टाइप से। तो H2A हमारे पास निकल के आया XD अपॉन कैपिटल D, इसे मान लेना समीकरण 1। अब मेन फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। अब इसी फॉर्मूले से आपका फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक आगे होगा, ठीक है। आप देखो सेम हमें करना क्या होगा, सिंपल। अब हमें जब इतना फॉर्मूला मिलेगा तो देखो आपसे हमने कहा इस पॉइंट बी पे दीप्त फ्रिंज भी मिलती है, अदीप्त फ्रिंज भी मिलती है। तो दीप्त फ्रिंज के लिए सबसे पहले हमें पथांतर लिख के उसके लिए फॉर्मूला निकालना होगा, फिर अदीप्त फ्रिंज के लिए, फिर उसके बाद फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक निकलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस इधर वाले पॉइंट, इधर वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं, जिससे आगे का डेरिवेशन हो सके। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे हम इधर का इरेज कर दें। ठीक है, तो सिंपल हमने जितना आया था आपका पथांतर का सूत्र S2A बराबर XD अपॉन कैपिटल D, इतना लिख लिया। अब इसके बाद दीप्त फ्रिंज के लिए अलग सूत्र निकालेंगे, अदीप्त के लिए अलग, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ से दीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज याद होना चाहिए, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का क्या सूत्र होता है और अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का क्या सूत्र होता है, ठीक है। दीप्त फ्रिंज के लिए अगर बात करें पथांतर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, पथांतर का मान, ठीक है। दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है वो होता है m लैम्डा, ठीक है। दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होता है, m लैम्डा होता है। दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होता है, m लैम्डा। और हमें पथांतर की वैल्यू पता है H2A बराबर XD अपॉन कैपिटल D, मतलब H2A ही तो पथांतर है। तब समीकरण 1 से, इसके बाद लिख देना तब समीकरण 1 से, ठीक है। तब समीकरण 1 से क्या होगा, तब समीकरण 1 से H2A की जगह m लैम्डा रख देंगे, m लैम्डा बराबर आगे की वैल्यू XD अपॉन कैपिटल D, ठीक है। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो x कितना आ जाएगा, d उधर चला जाएगा, तो m कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ठीक है। ये क्या आया, x आपका केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त या अदीप्त, ये आपका दीप्त है तो केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है। केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी x बराबर m कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ठीक है। अब इसके बाद अगर अदीप्त फ्रिंज के लिए निकाल लो, अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है। अदीप्त फ्रिंज के लिए अगर निकाला जाए तो अदीप्त फ्रिंज के लिए आपका पथांतर कितना होता है, पथांतर जो होता है वो होता है 2m-1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। पथांतर होता है 2m-1 लैम्डा बाई 2, लैम्डा क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती, ठीक है। तो 2m-1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से अगर हम पथांतर की जगह समीकरण 1 से लिख देना, समीकरण 1 से H2A की जगह क्या हो जाएगा, 2m-1 लैम्डा बाई 2 बराबर XD अपॉन कैपिटल D, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू सिंपल निकाल लो, x का मान निकालोगे तो 2m-1 लैम्डा बाई 2, इतना सेम है, ठीक है। या रुको, इतना रुको, 2m-1 लिख दिया। अब इसके बाद अगर बात करें कैपिटल D नीचे, तो इधर चला जाएगा कैपिटल D लैम्डा अपॉन में, ये आपका 2 है और ये d है तो 2d। x की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी 2m-1 कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल 2d, ठीक है। देख लो ध्यान से, यहाँ से सिंपल ये आपका 2m-1 ये रहा, जैसा था वैसा, लैम्डा अपॉन 2 था तो ये d नीचे था तो उधर गुणा हो गया तो कैपिटल D लैम्डा, ये d इधर ऊपर था तो ये नीचे आ गया 2d, ठीक है। तो x बराबर 2m-1 कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल 2d। यहाँ पे x क्या है, आपका केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है। केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी x बराबर 2m-1 कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल 2d, ठीक है। m की जगह अलग अलग वैल्यू होती है, दीप्त के लिए अलग होती है, अदीप्त के लिए अलग होती है, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, मेन हमें निकालना फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ठीक है। हमें क्या निकालना, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। तो एक बार अब हम क्या करते हैं, सिंपल आप लोग चित्र तो समझ ही चुके हो, जगह है नहीं तो हम चित्र थोड़ा सा इरेज करेंगे, ठीक है। चित्र को पूरा इरेज कर देते हैं, आप लोग तो स्क्रीनशॉट कर ही चुके हो, ठीक है। तो अब इसके आगे का दीप्त फ्रिंज के लिए चौड़ाई अलग निकालते हैं, अदीप्त के लिए अलग निकालते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल हम लोग दीप्त फ्रिंज के लिए अलग फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र निकाल सकते हैं, अदीप्त के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम आता है। आपको जब भी पेपर में पूछा जाए, देखो जब इतने तक हो जाए
पहले इतना निकला था, फिर इसके बाद इतने तक। आपको एक ही चीज से निकाल के दिखाना है, चाहे दीप्त फ्रिंज के लिए कोड़ी चौड़ाई निकाल लेना, चाहे दीप्त के लिए, ठीक है। हम आपको कराए दोनों दे रहे हैं, जो आपको आसान लगे कर सकते हो, ठीक है। कराए दोनों दे रहे हैं, इसके बाद केवल एक ही करना चाहिए, इससे निकाल देना चाहे इससे निकाल देना, ठीक है। इसके बाद से एक ही से निकालना, ठीक है। इसके नीचे ही ये चीज लिखा जाएगा, क्योंकि बोर्ड में जगह कम है तो थोड़ा पार्ट में ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके नीचे से ये लिखना। तो सबसे पहले निकालते हैं दीप्त फ्रिंज के लिए कोड़ी चौड़ाई, ठीक है। अगर दीप्त फ्रिंज के लिए कोड़ी चौड़ाई निकालनी है तो आपको करना क्या होगा, देखो आपकी यहाँ पे O पॉइंट पे मिली थी केंद्रीय फ्रिंज और P पॉइंट पे मिली थी दीप्त या अदीप्त फ्रिंज, ठीक है। तो केंद्रीय फ्रिंज से आपको दो दूरियां लेनी होगी। पहली MV दीप्त फ्रिंज और दूसरी M+1V दीप्त फ्रिंज, ठीक है। M+1V और MV का ये मतलब, मान लो अगर M की जगह 1 रख दें तो पहली दीप्त फ्रिंज, फिर 1+1 M की जगह 1+1 मिला के दूसरी दीप्त फ्रिंज, ठीक है। ये मतलब है, मतलब पहले से दूसरी की दूरी जो होगी उनके बीच का जो अंतर होगा वो फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगा, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं, देखो हमने लिखा है, माना MV तथा M+1V दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी XM तथा XM+1 है। P से O तक की दूरी कितनी थी, X थी, बताओ। अभी चित्र में देखा था P से O तक की दूरी X थी, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि मान लो इस केंद्रीय फ्रिंज O जो है, जहाँ पे O पे केंद्रीय फ्रिंज मिल रहा है, इस पॉइंट O में जो केंद्रीय फ्रिंज है, इस केंद्रीय फ्रिंज से MV तथा M+1V, MV का अगर M की जगह 1 रख दो तो पहली, तथा M+1 की जगह 1 रख दो तो 1+1 मतलब दूसरी, पहली तथा दूसरी के बीच का जो अंतर आएगा वही फ्रिंज चौड़ाई होगा, ठीक है। तो हमने लिखा, माना MV तथा M+1V दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी XM तथा XM+1 है, ठीक है। तब यहां से फ्रिंज चौड़ाई, तब फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई का जो सूत्र आएगा उसे लिखा जाएगा कैपिटल W से, ठीक है। W से लिखा जाएगा और वो होगा कितना, XM+1 -XM, ठीक है। XM+1 क्या है, M+1V दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, M+1V दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, XM क्या है, MV दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज O से दूरी, ठीक है। ये चीज है। M+1 और M इसलिए लिखा जा रहा है, देखो अगर कोणी चौड़ाई निकालना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, कोणी चौड़ाई नहीं फ्रिंज चौड़ाई निकालना है, तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए क्या करना होगा, मान लो जैसे दूसरी से अगर पहली, मतलब दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी से अगर पहली की घटा दी जाएगी तो उसके बीच की चौड़ाई कोणी वो फ्रिंज चौड़ाई कहलाएगी, ठीक है। तो इसलिए XM+1V और -XM वाली, ठीक है। तो यहां से अगर हम मान लो, ठीक है, यहां पे ये निकला था दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का सूत्र, ये निकला था, तो W बराबर यहां से लिखते हैं, अगर M की जगह M+1V रखते हैं यहां पे, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, M+1 कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d माइनस XM की जगह तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, M कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। सिंपल कर क्या रहे हैं हम कर ये रहे हैं, जहां M है वहां पे M+1 कर देना है और XM वाले में तो M ही रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद कैपिटल W बराबर, अगर हम कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d इसमें भी कॉमन ले लो तो यहाँ से अंदर क्या बच जाएगा, M+1 माइनस M और बाहर क्या आ जाएगा, कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ध्यान से देखो, इसमें भी ये चीज था, इसमें भी था, कॉमन ले लो, इसे छोटा कोष्टक लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा हमारे पास ये M+1 और माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो सिंपल क्या आ जाएगा M, ठीक है। यहाँ पे मतलब M+1 और यहाँ पे M कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d बाहर। अब M प्लस का है एक जगह, एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कैपिटल W बराबर 1 इंटू कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो यहाँ से गुणा कर दोगे कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, यही फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है, यही फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है, ठीक है। यही सूत्र आपको निकालने को कहा जाएगा, सिंपल आप लोग निकाल के दिखा देना, यही फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है, ठीक है। आपके 5 नंबर पक्के हो चुके हैं। सिंपल पहले चित्र बनाना था, फिर डेरिवेशन आगे तक यहाँ तक आएगा, ठीक है। चाहे इससे निकाल के दिखा देना या इससे, एक ही ऑप्शन है, मतलब इससे करो या इससे, ठीक है। दोनों में से एक ही करना है, समझाए दोनों दे रहे हैं, कॉपी पे दोनों नोट कर लेना, लेकिन जब पेपर में करना एक ही से निकाल देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। आप अदीप्त से भी निकाल सकते हो। यहाँ से लिखा, माना MV तथा M+1V अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी XM तथा XM+1 है, तो यहाँ से इस वाले सूत्र से चलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से W जो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी वो XM+1 माइनस XM, तब यहाँ से कैपिटल W बराबर XM+1, तो इसकी जगह जहाँ M है वहाँ पे M+1 रखेंगे, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो X की जगह सूत्र देखना, 2M-1 था तो 2M, छोटे कोष्टक में देखो सही से, यहाँ पे देखो 2M-1 है, ठीक है। तो अगर हम 2 और यहाँ पे कोष्टक में क्या रख दें, M+1, ठीक है, M+1 और बाहर -1, इस टाइप से ये कोष्टक लगा दो, ठीक है।
आगे क्या है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d माइनस एक्सएम, ठीक है, माइनस एक्सएम। एक्सएम की जगह क्या हो जाएगा, एक्सएम की जगह तो सेम आएगा यही चीज़, क्योंकि m है तो m की जगह यही वाला सूत्र 2m माइनस 1। आगे क्या है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल 2d, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे किया क्या, एक बार समझ लो किया क्या है, ठीक है। ये जो m था इस बार m की जगह m+1 करना है, इसलिए हमने 2 कोष्टक में लिख दिया है m+1 और ये बीच में -1 था, आगे कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d और यहाँ पे xm की जगह तो यही हो जाएगा क्योंकि m की जगह m ही रखना है तो सूत्र सेम हो जाएगा। अब हल कर लो, ठीक है। अब अगर हल करें तो कैपिटल W बराबर यहाँ से 2m, 2 का अंदर गुणा कर दो 2m + 2, ठीक है, 2m का +2 -1 ये कोष्टक लगा, फिर बाहर है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d माइनस 2m - 1 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d, ठीक है। ध्यान से देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, 2 का गुणा किया 2m, 2 का 1 से 2 -1 ये पहले से था, ये जो बाहर ये वाला है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर इसे देखें तो 2m प्लस 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, बाहर आ गया कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d, यहाँ पे क्या आ गया 2m - 1 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d। आप देखोगे इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी वही चीज़, कॉमन ले लो तो यहाँ से आ जाएगा अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2m + 1 माइनस 2m - 1 और कॉमन क्या हुआ कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d, 2m + 1 माइनस 2m - 1। हल करो 2m + 1, ये माइनस अंदर चला जाएगा -2m और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d, ठीक है। इसे हल करेंगे, माइनस का 2m प्लस का 2m आपस में कैंसिल, बचेगा क्या 1 और 1 मिला के 2, तो 2 इंटू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, कैपिटल W बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल d, यही फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र। देख सकते हो दोनों से सेम ही आता है, इससे भी W बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल d आया, इससे भी W बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल d आया, सूत्र दोनों से सेम ही आएगा, चाहे इससे निकाल दो चाहे इससे निकाल दो। पेपर में एक ही चीज से निकालना, चाहे दीप्त से निकाल देना चाहे अदीप्त फ्रिंज के निकाल देना, सेम सूत्र आता है, ठीक है। तो इस टाइप से फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक होता है। सिंपल सा आपका था, चित्र बना सब, उसके बाद से डेरिवेशन यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक इतना आ जाने के बाद चाहे इससे निकाल के दिखा देना चाहे इससे एक से निकाल के दिखा देना, ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक सबको समझ में होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल आता है, इसलिए आपको तैयार अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आए, तो समझ में आओ यार तो वीडियो को लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पर हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आई चली आपकी क्लास 12 फिजिक्स की, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो पे, इसको नोट भी कर लेना और बता दें आपसे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है 12th फिजिक्स 1 शॉट, 12th केमिस्ट्री 1 शॉट, वहाँ से जाके मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और एक बार कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।